स्वागत 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 आप सभी का। तो आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब से जिसके बारे में शायद आपने सुना होगा, शायद आपने ये किताब पढ़ी भी होगी, और अगर नहीं पढ़ी तो आपके लिए आज की ये बातें बहुत रोचक साबित होंगी। तो आज हम जिस पुस्तक की समीक्षा करेंगे उसका नाम है 12 रूल्स फॉर लाइफ। इसका मतलब जिंदगी के 12 नियम। और इस पुस्तक के बारे में हम ज्यादा गहराई में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं इस किताब को जानने के लिए कौन कौन सी वो चीजें हैं जो जरूरी हैं। तो ये वो किताब है 12 रूल्स फॉर लाइफ, और इसके जो लेखक हैं उनका नाम है जॉर्डन पीटरसन। तो बहुत ही विख्यात ये व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले मैं उन्हीं के साथ शुरुआत करना चाहूंगा इस किताब के बारे में बोलने से पहले। तो जॉर्डन पीटरसन जो है वो दरअसल एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है और साइकोलॉजी के प्रोफेसर भी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में। इसके अलावा वो पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा चुके हैं। और इनके साथ ये बहुत बड़ा श्रेय जाता है कि इन्होंने अब तक 100 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर या साइंटिफिक पेपर जिसे हम कहते हैं उसके ये जनक रह चुके हैं। तो बहुत ही गुणी, बहुत ही काबिल ऐसा इनका व्यक्तित्व है और दुनिया भर में इनकी सराहना होती है क्योंकि ये बहुत बहुत बेहतरीन बातें करते हैं और इनका जो अभ्यास है बहुत गहरा है। और इसी अभ्यास के साथ इन्होंने इस किताब को भी लिखा है। और इससे पहले ये मैप्स ऑफ मीनिंग नाम की एक विख्यात किताब भी लिख चुके हैं, उसके ये रचयिता रह चुके हैं। तो ये हमारे जो आज के लेखक हैं जॉर्डन पीटरसन, उस उनकी थोड़ी सी झलक मैंने आपको यहाँ पर पेश की। इसके अलावा अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो बहुत सारी उन्होंने किताबें भी लिखी हैं और बहुत सारे उनके वीडियोस भी हैं जो यूट्यूब पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। और इन्होंने ये जो किताब लिखी, रचना की उसकी 12 रूल्स फॉर लाइफ, आज हम इस किताब के बारे में गहराई में बातचीत करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं किताब है क्या और ये किताब आपको पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए, अगर पढ़नी चाहिए तो क्यों पढ़नी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले ये किताब जो है 2018 साल में प्रकाशित हुई थी और नॉन फिक्शन इसकी इसकी जो पहचान है, मतलब इसमें वो सारी चीजें हैं जो ताल्लुक रखती हैं जिंदगी की सच्चाइयों के साथ। तो इसमें आपको कोई काल्पनिक चीजें नजर नहीं आएंगी। एक बात बताना चाहूंगा, ये जो किताब है काफी मोटी किताब है। अगर आप छोटी छोटी किताबें पढ़ने की आदी हैं तो ये किताब पढ़ने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। 368 पन्नों की ये किताब है, लेकिन एक बार आप जब पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको एहसास नहीं होता कि ये बहुत बड़ी किताब है, क्योंकि बहुत ही रोचक है, बहुत ही दिलचस्प है। और ये किताब किस बारे में है? ये किताब है अपने व्यक्तित्व को उभारने के बारे में। तो हर वो व्यक्ति जिसे लगता है कि मैं अपने व्यक्तित्व को और बेहतर बना सकता हूं या बना सकती हूं, उसे ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। पर्सनल इफेक्टिवनेस जिसे हम कहते हैं। और ये पुस्तक जो पहले प्रकाशित हुई थी, इसको प्रकाशित करने वाली जो कंपनी है उसका नाम है रैंडम हाउस कनाडा। और जो मैंने आपको लेखक के बारे में बताया, श्रीमान जॉर्डन पीटरसन, वो भी कनाडा से ही ताल्लुक रखते हैं। तो आइए फिर बिना किसी विलंब के इस किताब के बारे में गहराई में जाने कि ये किताब है किस बारे में। तो इस किताब का जो शीर्षक है 12 रूल्स फॉर लाइफ, इसका मतलब जिंदगी के 12 नियम या 12 सिद्धांत आप उन्हें कह सकते हैं। तो इन 12 सिद्धांतों के बारे में आपको बताऊंगा, पूरी गहराई में जानकारी दूंगा और आशा करूंगा कि आप इन सिद्धांतों का प्रयोग अपनी जिंदगी में भी बखूबी तौर पर कर सकते हैं। तो शुरू करें, चलिए फिर। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है उसको कहते हैं रूल नंबर 1, स्टैंड अप स्ट्रेट विथ योर शोल्डर्स बैक। अब इसका सीधा सीधा हिंदी में अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो मतलब ये होगा कि सीधे खड़ी रहिए अपने कंधों को पीछे रखते हुए। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सिर्फ शारीरिक तौर पर कैसे आप खड़े रहते हैं इसका इसका मतलब वो नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि जब सीधे खड़े रहते हैं तो इससे बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। इससे पता चलता है कि आपको अपने ऊपर कितना आत्मविश्वास है, आपका मनोबल कितना मजबूत है। तो जो लेखक है यहाँ पर जॉर्डन, उनका कहना है कि कई बार लोग जो होते हैं वो अपने आत्मविश्वास को उजागर नहीं कर पाते और फिर जिंदगी भर ऐसी मानसिकता के साथ जीते हैं मानो उन्होंने कोई गुनाह किया हो, और इसी के चलते वो जिंदगी में कामयाबी प्राप्त नहीं कर पाते। तो उनका कहना है कि आप जब सीधे खड़े होते हैं, ये इस बात को दर्शाता है कि आप में आत्मविश्वास है भरपूर, आप अपने ऊपर यकीन रखते हैं। तो जब भी आप लोगों से बातचीत करें, अपने बातों को स्पष्ट तौर पे उनको बताएं। जो आपको सही लगता है उसे कहें, जो आपको सही नहीं लगता उसे भी कहें, लेकिन अपने व्यक्तित्व को लोगों के सामने इस तरह पेश करें कि आप उन पर कोई छाप छोड़ सकें। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका जो आत्मविश्वास है
वो भरपूर हो, क्योंकि कमजोर लोगों की दुनिया में कोई कद्र नहीं होती। और इस बात को वो साफ तरीके से उजागर करते हैं कि अगर आप कमजोर हैं मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, तो लोग आपकी कदर नहीं करेंगे, आपकी बातों की कदर नहीं होगी, आपके विचारों की कभी सराहना नहीं होगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को सही तरीके से लोगों के सामने प्रदर्शित करें, अपने विचारों को स्पष्ट तरीके से व्यक्त करें, ताकि लोग जो है आपसे सही मायनों में प्रभावित हों। तो इस तरीके से जिंदगी जीने के लिए भरपूर आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। तो यह है सबसे पहला नियम कि सीधे खड़े रहें, कंधों को पीछे रखते हुए। दूसरा नियम, ट्रीट योरसेल्फ लाइक यू आर समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। ये बहुत ही बढ़िया सिद्धांत लगा मुझे। इसका मतलब मैं आपको बताऊं, सबसे पहले इसका मतलब यह है कि अपने आप को उस तरह देखिए जैसे आपको अपने आप की मदद करनी है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम हमेशा चाहते हैं कि हम दूसरों की भी भलाई करें, दूसरों की भी मदद करें। तो उसी प्रकार अगर आप अपनी ओर उस नजर से देखें कि मैं जिम्मेदार हूं अपनी खुद की मदद करने के लिए, तो आप अपनी बहुत अच्छी तरीके से मदद कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है? अक्सर हम अपने आप को पीटते हैं कि मैं तो गधा हूं, मैं निकम्मा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बजाय उसके कि अगर आप इसे इस नजरिए से देखें कि अगर मुझ में कोई कमी है, तो इस कमी को दूर करने के लिए मैं ही अपनी मदद कर सकता हूं। मुझ में वो काबिलियत है, मुझ में वो ताकत है कि मैं अपनी मदद बखूबी तरीके से कर सकता हूं। तो इस नजरिए के साथ अपनी जिंदगी को देखना बहुत जरूरी है। इससे क्या फर्क होगा? जब आप ये बोलते हैं खुद को कि मैं दूसरों की मदद कर सकता हूं, तो आपको ये एहसास होता है कि आप खुद की भी मदद कर सकते हैं। तो ये आत्मविश्वास इसीलिए जरूरी है ताकि आप वाकई में किसी भी परिस्थिति में हो, जब आप अपने आप को यह कहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी मदद करूं, तो आप भले कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, उससे छुटकारा पा सकते हैं, उससे निजात पा सकते हैं। तो ये हमारी अपनी जिम्मेदारी होती है, अपनी नैतिक जिम्मेदारी, जिसके चलते हम अपनी मदद कर सकते हैं। तो दूसरों पर निर्भर मत रहिए, अपने ऊपर ज्यादा निर्भर रहिए और अपने आप को और सक्षम बनाइए ताकि आप अपनी और दूसरों की भी मदद कर सकें। तो ये वो नियम है कि आपको अपने आप को उस नजरिए से देखना है कि मैं अपनी जिंदगी का रचयिता हूं और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरी जिंदगी किस तरह बिताई जाए। तो इस नजरिए से जिंदगी को देखना मेरे ख्याल से ये वाकई में काबिल तारीफ है। तो यहाँ पर जो लेखक हैं इस बात को स्पष्ट तरीके से उजागर करते हैं कि आप खुद अपनी जिंदगी के शिल्पकार हैं, जिम्मेदार हैं। ठीक। नियम नंबर 3, और ये भी बहुत ही बढ़िया नियम है, मेक फ्रेंड्स विथ पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। अब इसका जो अर्थ है और जो मकसद है वो ये बताना है, ये दर्शाना है कि आपकी जिंदगी में जो दोस्त हैं आपके, वो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो अपने दोस्तों को सावधानी से चुनिएगा, ऐसे दोस्तों को चुनिएगा जो आपके लिए हर वक्त हर चीज अच्छी सोचते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त आपसे मीठी बात करते हैं या फिर आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, बिल्कुल नहीं। जबकि लेखक का कहना यह है कि ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द होने चाहिए जो आपका मनोबल बढ़ाएं, जो आपका आत्मविश्वास बढ़ाएं और जरूरत पड़ने पर आपकी कान खिंचाई भी करें अगर आप गलत रास्ते जा रहे हैं तो अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को बनाए रखना बहुत मायने रखता है जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं और आपको एक अच्छा व्यक्ति बनते हुए देखना चाहते हैं। तो अपने दोस्तों को बड़ी सावधानी से चुनिएगा। अब दोस्तों का मतलब वो 5,000 लोग नहीं है जो आपके फेसबुक अकाउंट पर मौजूद हैं ना। दोस्तों का मतलब वो है चंद 4 या 5 लोग जो आपको बता सकते हैं कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, जो आपको ये प्रतिक्रिया बेझिझक होकर व्यक्त कर सकें। वो दोस्त आपकी जिंदगी में होना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो अपने दोस्तों को सावधानी के साथ चुनिएगा, क्योंकि हम दुश्मनों को तो चुनते नहीं है, अपने दोस्तों को चुनते हैं। तो अपने दोस्तों को सही तरीके से चुनना और अपने इर्द गिर्द रखना बहुत जरूरी है। यह है सिद्धांत नंबर 3। नंबर 4, कंपेयर योरसेल्फ टू हु यू वर yesterday, नॉट टू हु समवन एल्स इज टुडे। ये भाई, ये जो सिद्धांत है, मैं आपको सही बताना चाहूंगा, इस पूरी किताब में ये सिद्धांत मुझे सबसे बढ़िया लगा। अब आपको वजह बताऊं क्यों। इस सिद्धांत का मतलब यह है कि अक्सर हम अपनी तुलना करते हैं, है ना। दुनिया ने हमें सिखाया हुआ है, हमारे माँ बाप हो, हमारे पड़ोसी हो, हमारे रिश्तेदार हो, हर वक्त दिन के 24 घंटे कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमारी तुलना दुनिया के साथ की जाती है। देखो भाई उनका बेटा, देखो देखो उनकी बेटी, देखो तुम अपने आप को देखो, है ना। तो ये तुलना होने की वजह से हम भी कहीं ना कहीं अपनी तुलना दूसरों के साथ करना मुनासिब समझते हैं। तो किस बात में तुलना करते हैं हम? कभी पैसों के बारे में, कभी खुशियों के बारे में,
कभी रहन सहन के बारे में, कभी दिखावे के बारे में। तो हर चीज में जब तुलना होती है तो अक्सर होता यह है कि हम अपनी जिंदगी से हताश और निराश हो जाते हैं, और इसी के चलते बहुत सारे लोग जो है अपनी जिंदगी को सही तरीके से व्यतीत नहीं कर पाते। लेकिन असली और अक्लमंद इंसान वो है, जैसे लेखक यहां पर कहते हैं, जो अपनी तुलना अपने आप के साथ करे। अब इसे कैसे करना है? आप देखिए कि आप भूतकाल में कैसे थे और वर्तमान काल में कैसे हैं। ये जो तुलना है ये आपको बताएगी कि आपने तरक्की की है या नहीं की है, और अगर की है तो क्यों की है, और अगर नहीं की है तो क्यों नहीं की है ना? तो ये सही समीक्षा होगी आपके काबिलियत की, आपके हौसले की, आपके धैर्य की। जब आप अपने आप को दूसरों के साथ तुलना करके देखते हैं तो उनकी जो जीवन शैली है और आपकी जो जीवन शैली है इसमें बहुत फर्क होता है। तो ये तो वही बात हो गई कि आप सेब की तुलना संतरे के साथ करें और संतरे की तुलना किसी और फल के साथ। बिल्कुल उसी प्रकार जब आप अपनी तुलना किसी दोस्त के साथ करते हैं, किसी पड़ोसी, किसी रिश्तेदार के साथ करते हैं, तो आपको सिर्फ निराशा ही हाथ लगेगी। सही मायनों में तुलना वो होती है जहां पर आप अपने काबिलियत की तुलना, अपने भूतकाल की तुलना अपने वर्तमान से करें, तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा इजाफा हुआ है या थोड़ी कटौती हुई है, क्या अच्छा हुआ है और क्या बुरा हुआ है। तो ये तुलना जो है वो ज्यादा कारगर होती है और बेहतर होती है। तो इसे जरा प्रयोग में लाएं और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा से देखने की कोशिश करें। अगर तुलना करनी है तो खुद के साथ करें। ठीक है, तो ये था सिद्धांत नंबर 4। सिद्धांत नंबर 5, अब ये सिद्धांत जो है खास तौर पे उन लोगों के लिए है जिनकी ऊपर एक बहुत अलग और बड़ी जिम्मेदारी है। इसका मतलब आप माता पिता हैं, है ना? तो माता पिता होने की जो जिम्मेदारी होती है बहुत कठिन होती है। तो मैं आपको अपने तजुर्बे से बताना चाहूंगा, ये जिम्मेदारी मेरे लिए सबसे कठिन जिम्मेदारी है। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छी या बुरी है, लेकिन सबसे कठिन है। क्यों? क्योंकि बच्चों को कुछ भी सिखाने से पहले आपको अपने आप में वो बदलाव लाना पड़ता है। तो सिद्धांत नंबर 5 जो है वो माता पिता के लिए है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों के लिए जरूरी नहीं है। अगर आप किसी नेतृत्व के पद पर है तब भी आप इसको अपने सदस्यों के साथ, अपनी टीम के जो लोग हैं, अपने दल के जो सदस्य हैं, उनके ऊपर इसे लागू कर सकते हैं। तो क्या नियम है मैं आपको पढ़ देता हूं, फिर इसका मतलब समझाऊंगा। डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम। इसका मतलब है कि अपने बच्चों को कोई भी ऐसी चीज न करने दें जिसकी वजह से आपको उनसे घृणा होने लगे। अब इसका क्या मतलब है कि अगर कोई ऐसी चीज आपके बच्चे करते हैं, फिर चाहे वो शरारत करना हो या फिर टांग खिंचाई हो या फिर गाली गलौज करना हो या फिर झूठ बोलना हो, चोरी करना हो, कोई भी ऐसी छोटी चीज जो आप बचपन में देखते हैं, उनको तुरंत उस वक्त रोकना बहुत जरूरी है। अब ये आपकी एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है क्योंकि आप उनके माँ बाप हैं। अब लेखक ने इस बात को क्यों उजागर किया यहाँ पर? क्योंकि अक्सर देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं, या तो उनमें झूठ बोलने की आदत होती है, या फिर वो दूसरों को फंसाते हैं, या फिर दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी लोग कभी ना कभी बच्चे थे। हो सकता है कि उनके माँ बाप ने इस दायित्व को सही तरीके से नहीं निभाया। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इस दायित्व को सही तरीके से निभाएं, क्योंकि अगर आप उन चीजों से घृणा करते हैं, इसका मतलब है दुनिया भी उन चीजों से घृणा करेगी। तो आपके बच्चों को बड़े होने के बाद लोग पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो सही रवैये के साथ, सकारात्मक सोच के साथ काम नहीं करते, दूसरों का नुकसान करते हैं। तो जब भी आप कोई छोटी चीज ऐसी देखें जिससे बच्चे दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, तो तुरंत उन्हें रोकना जरूरी है। अब अक्सर माँ बाप ऐसा नहीं करते क्योंकि वो बच्चों से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन प्यार करने का मतलब ये कतई नहीं होता कि आप उनकी नाफरमानी या फिर अनुशासन भंग करने के रवैये को बढ़ावा दें। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सबक है जो यहाँ पर लेखक जॉर्डन पीटरसन उजागर करते हैं। सिद्धांत नंबर 6, सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया को सिखाने से पहले ये जरूर देख लें कि भाई आप वो चीज कर रहे हैं। इसका मतलब अगर दुनिया को आप दिखाना चाहते हैं कि यहाँ गंदगी है, वहां गंदगी है, यहाँ कूड़ा है, तो पहले ये जरूर देखें कि आपके घर की क्या हालत है। अगर आपका घर ही किसी कूड़ेदान से कम नहीं लगता, तो आपको ये कोई अधिकार नहीं है कि आप दूसरों की गलती उजागर करते फिरें। बहुत गहरी बात कही है यहाँ पर लेखक ने। वो कहते हैं कि हम ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि हम जिस बारे में दुनिया को सिखाने की कोशिश करते हैं, उस चीज को हम खुद अपने रवैये में, अपने बर्ताव में दर्शाते हैं।
क्योंकि अगर आप खुद ऐसा नहीं करते तो आपको कोई अधिकार नहीं बनता कि आप दूसरों को भाषण देते फिरें कि ऐसा करो, ऐसा मत करो। तो पहले आप अपने अंदर झांक कर देखें कि क्या मैं खुद इन चीजों को अनुकरण में ला रहा हूं, इसे इस्तेमाल कर रहा हूं, तब जाकर मैं कहीं दूसरों को बताने की कोशिश कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो पहले अपने घर को ठीक कीजिए, फिर दुनिया को सिखाने की कोशिश कीजिए। ऐसा लेखक का यहां पर सीधा सीधा जवाब आपको मिलेगा। सिद्धांत नंबर 7, अब ये जो सिद्धांत है बहुत ही बढ़िया सिद्धांत है। परस्यू व्हाट इज मीनिंगफुल, नॉट व्हाट इज एक्सपीडियंट। एक्सपीडियंट का मतलब होता है किसी चीज को तत्परता से करना। तो लेखक का कहना है कि उन चीजों पर ज्यादा ध्यान दीजिए जिससे आपके जीवन को एक सही दिशा मिल सके, जो आपके जिंदगी को निखार सके, ना कि उन चीजों को जो इस वक्त करना जरूरी है, जिसको हम अर्जेंसी भी कहते हैं अंग्रेजी में। यानी हर चीज जो अब करनी है जरूरी नहीं कि वो आपकी जिंदगी को एक सही दिशा दिखा सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपको यह स्पष्ट करना पड़ेगा अपने आप से कि मेरी जिंदगी के कौन से वो चीजें हैं, कौन सी वो चीज है जिसको करने के बाद मेरी जिंदगी में सही निखार आ सकता है, और उन चीजों को मैं ज्यादा वक्त दूं, उन चीजों की तरफ मैं अपना ज्यादा ध्यान आकर्षित करूं। अक्सर हम उलझ कर रह जाते हैं उन चीजों में जो हमारे सामने इस वक्त दिखाई देती हैं, लेकिन हो सकता है कि इनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हो जिनका आपकी जिंदगी पर कोई भी सकारात्मक असर न हो, और हम उन्हीं उन्हीं में उलझ कर रह जाते हैं। इसकी वजह से हम सही चीजें नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब लेखक यहां पर हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम स्पष्ट तौर पर देखें कि हमारी जिंदगी में कौन सी चीजें वाकई में मायने रखती हैं, और उन चीजों को हम ज्यादा करें, वहां पर हमारा वक्त जो है वो ज्यादा व्यतीत करें। हर वक्त काम करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सही काम कर रहे हैं, लेकिन सही काम करने का मतलब यह होता है कि आप जिंदगी में तरक्की कर रहे हैं। तो ये देखिए कि कौन सी कामों से आप अपनी जिंदगी की दिशा को सही दिशा में ले जा सकते हैं, ना कि वो चीजें जो इस वक्त करनी है। अक्सर लोग आकर उनके काम आप पर थोप देते हैं और आप उन्हीं में उलझ कर रह जाते हैं। तो ऐसा न करते हुए सुनिश्चित करें कि जो मैं कर रहा हूं मैं सही कर रहा हूं। जिसे हम कहते हैं कि अगर आपको सही दिशा में जाना है तो आपको पहले दिशा तय करनी पड़ेगी। गलत दिशा में दौड़ने की बजाय सही दिशा में चलना ज्यादा जरूरी है। यह है सिद्धांत नंबर 7। सिद्धांत नंबर 8, जिसको कहा जाता है टेल द ट्रूथ और एटलीस्ट डोंट लाई। भाई ये बात तो लाख रुपए की बात है, 100 सुनार की और एक लोहार की। तो बहुत जरूरी है कि हम सच बोलें, लेकिन सच बोलने के लिए हिम्मत की जरूरत पड़ती है। तो लेखक कहते हैं कि अगर आप में हिम्मत नहीं है तो उस हिम्मत को पैदा करना पड़ेगा। अब अक्सर हम जिस तरह की दुनिया में रहते हैं, लोग कहते हैं कि भाई थोड़ा बहुत जुगाड़ चलता है, थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन इस बात से जो लेखक है वो बिल्कुल सहमत नहीं है। तो ये बहुत ही मुश्किल नियम है, मैं आपको बताना चाहूंगा इसको अपनी प्रवृत्ति में लाना। लेकिन वो ये भी कहते हैं साथ साथ कि अगर आप हर वक्त सच नहीं बोल सकते तो कम से कम झूठ बोलकर किसी का नुकसान कतई ना करें। तो कम से कम यहां से शुरुआत की जा सकती है। अब इसका क्या मतलब हुआ? अगर आपसे कोई पूछना चाहता है कि उनके रवैये के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तो जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो, आपको वो सच प्रतिक्रिया बतानी पड़ेगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरह से कहें कि सामने वाले को तकलीफ पहुंचे या उसकी भावनाओं को आहत करें, लेकिन जो सच है उसको आपको कहना पड़ेगा। हर वक्त हर चीज में शहद और शक्कर मिलाकर कहना मुनासिब नहीं होता, लेकिन कहते वक्त भावनाओं पर नियंत्रण रखें और देखें कि सामने वाले की भावनाएं भी आहत ना हो, लेकिन जितना हो सके उतना सच कहें। कम से कम कोशिश हो सकती है, और अगर वो नहीं हो सकता तो झूठ का जो प्रमाण है उसको नियंत्रित करें, उसको कम कर दें। सिद्धांत नंबर 9, assume that the person you are listening to might know something you don't। बहुत ही बढ़िया नियम है। अब हमारे स्कूलों में आपको याद होगा एक स्पर्धा होती है। मैं जब स्कूल में था और कॉलेज में था, ये स्पर्धाएं बार बार होती, आयोजित की जाती। इन्हें हम कहते हैं वक्तृत्व शैली, या फिर है ना एलोक्यूशन कंपटीशन या डिबेट कंपटीशन, जहां पर आपको 5 या 10 मिनट का वक्त मिलता है जिसमें आपको फर्राटेदार भाषा में अपनी बात को दूसरों के सामने रखना पड़ता है, जो बहुत ही अच्छी बात है अपनी भाषा शैली को निखारने के लिए। लेकिन होता यह है कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, हमें लगने लगता है कि दुनिया की जिम्मेदारी है कि वो हमारी बात सुने, हम तो भाई सिर्फ बात करेंगे और दुनिया को प्रभावित करेंगे। लेकिन असल तरीका होता है प्रभावित करने का गहराई में सुनना, ध्यान से सुनना, जिसको हम लिसनिंग कहते हैं अंग्रेजी में।
तो यहां पर जॉर्डन पीटरसन जो है वो कहते हैं कि आप जब भी दूसरों की बात सुनने के लिए उनके सामने उपस्थित हो, ये मानकर चलिएगा कि उन्हें कुछ ऐसा पता है जो आपको नहीं पता है। इसका क्या मतलब हुआ कि हम जब ये मानकर चलते हैं कि दूसरों को ऐसा कुछ पता है जो हमें नहीं पता है, हम उनकी बात ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा हम नहीं करते। इसकी क्या वजह है? या तो ये हो सकता है कि सामने वाला हमसे कम अनुभवी है, या उम्र में हमसे छोटा है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप अपने बच्चों की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, कहते हैं तुम तो छोटे हो, चुप बैठो, है ना। या फिर कोई मालिक अपने मजदूर से कहता है कि यार तुम्हें नहीं पता, मैं मालिक हूं, मैं जो कहूं वही सही है। तो ऐसा करने से सच्चाई से हम महरूम हो जाते हैं। तो ऐसा करने की बजाय अगर हम दूसरों की बात ध्यान से सुने तो बहुत कुछ फर्क पड़ सकता है। तो ये मानकर चलिए कि सामने वाले को कुछ ऐसा पता है जो आपको शायद नहीं पता, तो उसको पता करने के लिए आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी, तो इससे काफी फर्क पड़ेगा। ये था नियम नंबर 9। नियम नंबर 10, बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। अब आप देख रहे हैं पिछले काफी मिनटों से मैं आपके साथ लगातार बात करते जा रहा हूं, लेकिन लेखक कहते हैं कि लगातार बात करना ही है तो संक्षिप्त में बात कीजिए, सीधे जो बात कहनी चाहिए वो बात कीजिए, घुमा फिरा कर नहीं। अक्सर लोग घुमा फिरा कर बात करते हैं, उसकी भी कई सारी वजह है। एक तो ये होता है कि वो अपने दिमाग में स्पष्ट नहीं है कि क्या कहना चाहते हैं, तो कैसे कहना है, क्या कहना है, उन्हें नहीं पता। कई बार लोग घुमा फिरा के इसलिए कहते हैं कि सच कहने की हिम्मत नहीं होती, तो फिर बात जो है घुमा फिरा कर की जाती है। या फिर कई बार लोगों को लगता है कि ज्यादा देर बात करना इसका मतलब मैं लोगों को प्रभावी कर रहा हूं। लोगों की किस्मत है कि उन्हें मुझ जैसे गुणी संपन्न इंसान से बात सुनने का मौका मिल रहा है, लेकिन ऐसा कतई नहीं होता। तो आपको जितना हो सके आपकी बात जो है संक्षिप्त में सामने वाले के सामने प्रदर्शित करनी चाहिए, ताकि आप जो कहें सही कहें और दूसरों को भी बात जल्दी से समझ में आ जाए। नियम नंबर 11, डू नॉट बॉदर चिल्ड्रन व्हाइल दे आर स्केटबोर्डिंग। इसका क्या मतलब? स्केटबोर्डिंग ये बीच में कहां से आ गई बात? अब स्केटबोर्डिंग जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, यहां पर एक बच्चा जो है स्केटबोर्डिंग कर रहा है। तो ये वापस एक ऐसा नियम है जिसका सीधा सीधा ताल्लुक माँ बाप के साथ है, परवरिश के साथ है। तो क्या ताल्लुक है मैं आपको बताना चाहूंगा। अक्सर जब हम अपने बच्चों को खेलते हुए देखते हैं ना, मैं भी जब अपने बच्चे को खेलते हुए देखता हूं, उससे अक्सर कहता हूं कि ये करो, ये मत करो, ये ऐसे करो, ये वैसे करो। क्यों? क्योंकि हमें चिंता होती है कि बच्चों को कहीं चोट ना लग जाए, कहीं वो जख्मी ना हो जाए, जो अपने आप में एक सही चिंता है। लेकिन कई बार ये जो स्वभाव है हमारा, उसी की वजह से बाद में बच्चों को क्षति पहुंचती है, शारीरिक तौर पर नहीं, मानसिक तौर पर, व्यक्तित्व तौर पर। कैसे? कई बार जब बच्चे ऐसी चीजें करते हैं जहां पर थोड़ा सा जोखिम उन्हें उठाना पड़ता है, तो ऐसी चीजें उन्हें करने दें, ऐसा लेखक का यहां पर मानना है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि बाहर की जो दुनिया होती है वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सरल नहीं है, जहां पर तकलीफें हैं। तो जोखिम उठाना ये इंसान का मूल स्वभाव है। बिल्कुल जोखिम न उठाना ये काफी हद तक नुकसानदेह हो सकता है। तो बच्चों को थोड़ा सा जोखिम उठाने दें। अगर आपको लगता है कि जोखिम बड़ी मात्रा में, तो आप जाकर उनकी मदद कर सकते हैं, वरना आप चुप रहें, उनको अपना काम करने दें और बीच में टांग ना अड़ाएं। कई बार माँ बाप होने के नाते हम टांग अड़ाते हैं, हमें लगता है हम बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, लेकिन कई बार ये जो है ये चीज क्षति पहुंचा सकती है आने वाले दिनों में। तो जहां पर बच्चे थोड़ा सा जोखिम उठाएं, उन्हें जोखिम उठाने दें, ताकि आने वाले कल के लिए जहां पर परेशानियां बहुत हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, वो अपने आप को सक्षम बनाकर प्रस्तुत कर सकें, सादर कर सकें। आखिरी नियम, जो 12वां नियम है यहां पर, सिद्धांत क्रमांक 12, वो कहता है पेट अ कैट व्हेन यू एनकाउंटर वन इन द स्ट्रीट। अब यहां पर बिल्ली को पालने की बात की जा रही है, बिल्ली कहां से आ गई बीच में? ये कुत्ता, ये बिल्ली, क्या मतलब है इसका? अब सीधी सी बात है, ये जो कही गई बात है इसका दरअसल जो मूल मंत्र है वो थोड़ा सा अलग है। जॉर्डन पीटरसन ये कहना चाहते हैं कि हम सबकी जिंदगी में परेशानियां हैं, सबकी जिंदगी में कोई ना कोई चुनौती है। हर दिन कोई ना कोई ऐसी बात होती है जिससे हम नाराज होते हैं, खफा होते हैं, या फिर गुस्सा आता है। तो ये सब चीजें अपनी जगह जायज हैं और सही हैं। लेकिन अपनी तकलीफों को इस तरह उजागर करना कि भाई सारी तकलीफें मुझे ही हैं, या फिर मैं सबसे बदनसीब इंसान हूं, या फिर जिंदगी जो है हमेशा परेशानियों से, कठिनाइयों से, संघर्ष से ही भरी होगी, ये कहते रहना मुनासिब नहीं है। तो हमें थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए हमारे इर्द गिर्द की अच्छाइयों को देखने के लिए, जो चीजें हमें सकारात्मक बनाती हैं उन्हें देखने के लिए। तो
पेट अ कैट का मतलब है कि अगर आप बिल्ली पालना चाहते हैं या फिर सड़क पर कोई बिल्ली देख लें, अगर उसके ऊपर आप हाथ भी फेर दें तो आपका दिन जो है थोड़ा-सा अच्छा गुजरेगा। आपकी तकलीफों से आपको थोड़े समय के लिए निजात मिल जाएगी। तो कहने की बात ये है कि कभी-कभी हमें अपनी परेशानियों से पीछे हटकर भी देखना चाहिए कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो खूबसूरत हैं, जो ज़िंदगी को जीने के लायक बनाती हैं। तो इन चीज़ों पर भी उतना ही ध्यान देना बेहद ज़रूरी होगा। तो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें करना पसंद है जिससे आपको खुशी मिलती है, तसल्ली मिलती है, तो उन्हें ज़रूर करें। अगर आपके बागीचे में कोई गुलाब का फूल खिला हुआ है, तो काम को जाते वक़्त 1 मिनट ठहर जाएँ और उस खूबसूरत गुलाब को देखें, उसके रंग की सराहना करें, उसकी खुशबू को महसूस करें। हो सकता है कि आपका दिन कम परेशानियों वाला हो, है ना? तो चुनौतियाँ तो होंगी, लेकिन उनको इतना बड़ा भी ना बनाएँ कि हम अपने आप को छोटा महसूस करने लगें। तो ये है आखिरी नियम कि ज़िंदगी में थोड़ी चीज़ें होनी चाहिए, जिससे हम ज़िंदगी को बेहतर सलीके से जी पाएँ। तो ये वो 12 सिद्धांत जो इस किताब में दर्ज हैं और इस किताब में इनके बारे में बहुत गहराई में जानकारी दी गई है। तो एक सवाल आपके मन में उभर रहा होगा कि भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन इस किताब को मैं पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ? तो किसे पढ़नी चाहिए ये किताब? सबसे पहले उसे स्पष्ट कर दूँ। तो हर वो व्यक्ति जो अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है, भाई आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, है ना? अब अपने आप को बेहतर बनाना यानी शारीरिक तौर पर नहीं, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर, हर तरीके से। तो हर वो इंसान जिसे लगता है कि मैं और बेहतर बन सकता हूँ या बन सकती हूँ, वो इस किताब को ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा अगर आप माँ-बाप के दायित्व को निभाते हैं, तब भी आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। इसके अलावा अगर आप शिक्षक हैं या फिर कोई कोच हैं, गुरु हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा पद है, तो उसके लिए भी आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए और आखिरकार अगर आपके ऊपर नेतृत्व की ज़िम्मेदारी है, तब भी आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप इन किसी भी वर्गीकरण में नहीं बैठते, तब भी मैं कहूँगा कि आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें। तो ये किताब सभी के लिए है, क्योंकि एक सकारात्मक सोच है, जो आपके व्यक्तित्व को और ज़रूर निखार सकती है, तराश सकती है। अब अगला सवाल, इस किताब को कैसे पढ़ें? अब इस किताब को पढ़ने का एक अलग तरीका है। अब ये अलग तरीका क्या है? अक्सर मैं देखता हूँ लोगों को, कई लोग कहते हैं कि किताब जो है ना, जितनी जल्दी आप पढ़ सकते हो उतना बेहतर। तो कुछ लोग कहते हैं मैंने साल में 50 किताबें पढ़ी, कुछ लोग कहते हैं 100 किताबें पढ़ी। भाई माफ़ करना, मैं इससे ज़रा सहमत नहीं हूँ। मेरी ज़रा सोच अलग है इस बारे में। तो ये उनमें से किताब है जिसको पढ़ने के लिए आपको थोड़ा-सा वक़्त देना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर गरम चाय की प्याली है, तो आप ज़रा फूँक-फूँक कर आराम से चाय का मज़ा लेते हुए उसे पीते हैं। ये किताब भी कुछ इसी तरह से है कि आपको इसको आराम से पढ़ना पड़ेगा। एक वक़्त पर एक चैप्टर से ज़्यादा न पढ़ें। उसका मतलब ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक साथ पढ़ेंगे तो उलझ कर रह जाएँगे। इसको समझना ज़रूरी है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको दिए जाएँगे जिनका पौराणिक कथाओं के साथ ताल्लुक है या फिर राजनीति के साथ ताल्लुक है, या फिर विज्ञान के साथ ताल्लुक है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए आपको थोड़ा आराम से पढ़ना पड़ेगा। तो एक वक़्त पर एक चैप्टर से ज़्यादा न पढ़ें, जिसको हम कहते हैं स्लो रीडिंग, नॉट फास्ट रीडिंग, ठीक है? और दूसरी बात, जहाँ भी पढ़ें, पढ़ने के बाद ज़रा रुकें, सोचें कि मैंने क्या पढ़ा, क्या समझा और इसका इस्तेमाल मैं अपनी ज़िंदगी में किस तरह कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो थोड़ा अपनी ओर देखें आईने में, शीशे में और फिर आगे पढ़ना जारी रखें। और अपने हाथ एक हाइलाइटर रखना भी आप शायद मुनासिब समझें, ताकि जो भी आपको सही चीज़ें लगे उसको आप मार्क कर दीजिए और बाद में उसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये उन किताबों में से है जो सिर्फ़ एक बार पढ़ के आप संतुष्ट नहीं होंगे। हो सकता है कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद आप उसको दोबारा अपने लाइब्रेरी से निकालें और उसको उसके पन्ने पलट कर देखें, तो तब जो चीज़ें आपने दर्ज की हैं, उनको ज़्यादा पढ़ें ताकि आपको सारी चीज़ें जो हैं विस्तार पूर्वक समझ में आ जाएँ। तो ये चंद चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा इस किताब को लेकर, ठीक है? तो ये किताब ज़रूर पढ़िएगा। मैं आशा करता हूँ कि जो भी आपने आज यहाँ पर सुना, उनमें से चंद चीज़ें कम से कम आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल में ला पाएँगे। तो ये एक बहुत ही लाजवाब किताब है, एक बहुत ही बढ़िया व्यक्ति द्वारा लिखी गई। तो जॉर्डन पीटरसन जो है, उनकी बातें आप यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। उसके अलावा उनकी बहुत सारी किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इस किताब को पढ़ने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ चीज़ें नई सीखने को मिली होंगी। तो बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। ये चंद बातें जानने से पहले
जरूर देखिएगा। ये इस किताब के बारे में जो प्रशंसा की गई है, अलग अलग लोगों ने अपनी प्रशंसा सामने रखी है। किसी ने कहा इंटरनेशनल ब्लॉकबस्टर है, किसी ने कहा है कि आप पढ़ें और अपने दोस्तों को भी पढ़ने के लिए दीजिएगा, वगैरह वगैरह। आपकी कोई भी वजह हो, लेकिन किताब पढ़ना जरूर। ठीक है, तो इसी बात के साथ मैं अपने आप को यहाँ पर विराम देना चाहूंगा। मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिएगा और कामयाब रहेगा। फिर जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू।